लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं और फांसीवाद के प्रतिरोध को लेकर हमने कई कई कोणों से बातचीत की है। जब फांसीवाद के प्रतिरोध की बात साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य में की जाती है, तो सबसे पहले प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की बात होनी चाहिए, वो की जाती है। हम सब जानते हैं कि ये साल प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का हेलो जी। हेलो। हेलो जी शैली जी। हाँ जी जी। शैली जी। तो अपनी आप बातचीत। हेलो आप जी। शुरू से शुरू आप कर अपनी बात दीजिए कीजिए। जी। जी जी। मैंने जैसा कि कहा कि जब प्रतिरोध की बात की जाती है, तो साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य में प्रगतिशील लेखक संघ की बात की जाती है। 90वां वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का चल रहा है। इसका एक गौरवशाली क्रांतिकारी इतिहास रहा है और फांसीवाद के प्रतिरोध में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है। तो प्रगतिशील लेखक संघ में प्रगतिशील लेखक होने का अर्थ क्या है और प्रगतिशील लेखक के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लेखक को क्या करना चाहिए। मैं चाहूंगा सत्यम जी, आप इस मुद्दे पे विस्तार से अपनी बात कहें और अपनी कुछ कविताएं भी इस तरह के मुद्दों पे प्रस्तुत कीजिए। आपका स्वागत है। जी जी तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आज हम जरा बातचीत करेंगे, एक दूसरे से कुछ जी समझने और जानने की कोशिश करेंगे। जी लाल सलाम कार्यक्रम के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, साथियों को मेरा सलाम। जी जी अ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे साथी जानते होंगे कि 8 और 9 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन हुआ था। लखनऊ में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता की थी कॉन्फ्रेंस की, जी और वो पहले सदर भी चुने गए थे, पहले अध्यक्ष भी जी चुने गए थे। और जी इस कार्यक्रम को आयोजित करने में, इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने में सज्जाद जहीर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, जिनको जी बहुत प्यार से, सम्मान से लोग बन्ने भाई के नाम से जानते हैं। जी ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वर्ष है 1936 का, ये भारत की आज़ादी के आंदोलन में एक आग्नेय वर्ष है। एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, बहुत महत्वपूर्ण साल है। केवल प्रगतिशील लेखक संघ का गठन इस साल नहीं हुआ था। हम प्रगतिशील लेखक संघ पर बाद में आएंगे और थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन संक्षेप में अगर बात करें तो इसी साल ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का भी गठन हुआ था, देश के पहले छात्र संगठन का। इसी साल अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी हुआ था, राहुल सांकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में।
और इसी के आसपास अगर आप देखिएगा तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले बहुत सारे इदारे बनते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है, और आज़ादी की लड़ाई के दौर में अगर हम देखें तो 1936 का साल एक बहुत महत्वपूर्ण साल है, जहां पे कई सारे तबके, जैसे हमने बात किया किसानों का, छात्रों का और लेखकों का, संस्कृति कर्मियों का, ये सब लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल होते हैं, शरीक होते हैं, और एक तरह से ये संकल्प लेते हैं कि हम भारत को उपनिवेशवाद से मुक्त कराएंगे। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। 1936 के साल में अगर हम देखें, दुनिया की परिस्थितियों पर नजर डालें, तो ये वो समय है जब दुनिया में फाशीवाद का संकट बहुत गहरा गया था, और पूरी दुनिया उससे निजात पाने के लिए नए रास्ते खोजने में लगी हुई थी। और जो नए रास्ते खोजे जा रहे थे वो यकीनन वामपंथी रास्ते थे, वो समाजवादी विकल्प की तरफ दुनिया के बढ़ने का समय था। हम जानते हैं कि 1917 में समाजवादी क्रांति सोवियत संघ में हुई थी, और उसके बाद से पूरी दुनिया में विकास का जो रास्ता है वो समाजवाद की तरफ जाने लगा था। पूरी दुनिया में जो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन है वो मजबूत हुए थे, तेज हुए थे, प्रखर हुए थे, और उसमें जनता की भागीदारी, आम जनता की भागीदारी बहुत अधिक मात्रा में होने लगी थी। अगर हम देखें भारत में आज़ादी आंदोलन के चरित्र के बारे में, तो ये बहुत स्पष्ट है कि 1917 के बाद से जी, भारत की आज़ादी का आंदोलन आवाम का आंदोलन। जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी, कि इसमें सिर्फ एक ही कारक है, बहुत सारे कारक हैं। गांधी जी का आगमन है, जलियांवाला बाग है का की हाँ, और तमाम सारी चीज़ें हैं। 1920 में देश का पहला अखिल भारतीय मजदूर संगठन बनता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और अलग-अलग इलाकों में काम करने वाले, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, जो क्रांतिकारी संगठन है वो भी एक राष्ट्रीय फलक पर इकट्ठे होने लगते हैं। जी, 1925-26 के दौर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और दूसरे तमाम सारे साथियों के नेतृत्व में, जी, और भगत सिंह की शहादत भी 1931 में हो जाती है। तो जी, कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि आजादी का आंदोलन एक नई दिशा में चला गया था, एक जी, नए अध्याय में पहुंच गया था। संपूर्ण पूर्ण स्वराज का, मुकम्मल आजादी का प्रस्ताव आ चुका था, और आजादी की लड़ाई अब एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गई थी जहां कोई समझौता किया नहीं जा सकता था। अब जी, सिर्फ एक ही विकल्प था कि मुकम्मल आजादी हम हासिल करें, और इसमें समाज के तमाम सारे फिरकों को शामिल किया जाना, और जो वैश्विक लड़ाई है फांसीवाद के खिलाफ, उसके जी, साथ भी लेखकों को जोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। और हुँ, इसलिए जब लंदन से लौट के आते हैं सज्जाद ज़हीर वहां, क्योंकि वो शामिल हो चुके थे इस तरह के आंदोलन में, इस तरह के संगठन में शामिल हो चुके थे, बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे, और इसलिए वो ये तय करते हैं कि अब भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया जाना चाहिए, ताकि लेखकों को दिशा दी जाए, लेखकों का जो रचनात्मक योगदान है उससे सीखा जाए, उससे समझा जाए, और उनके साथ गुफ्तगू की जाए, ताकि वो नए भारत के निर्माण के लिए, भारत की आजादी के लिए, भारत में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, भारत में किसानों और मजदूरों और आम जनता के हक की रक्षा के लिए, उनकी समस्याओं को साहित्य में लाने के लिए, और जो वैश्विक परिदृश्य है फांसीवाद का, उसके खिलाफ लेखकों को संगठित करने के लिए एक संगठन तैयार किया जाए। यहां बस मैं ये कह के और अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब ये संगठन बना 1936 में, उसके पहले भारत में और खासतौर पे हिंदी के साहित्य में अगर आप देखेंगे तो अलग तरह का साहित्य का सृजन हो रहा था, जिसमें प्रेमचंद अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में भी कहते हैं कि आज सिर्फ कुछ ऐसी बातें करना, श्रृंगार की बातें करना, रूपवाद की बातें करना, यही साहित्य नहीं है। आज के समय में साहित्य को जनता के सवालों के साथ मुठभेड़ करना होगा। जो गरीब जनता है, जो मेहनतकश लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको साहित्य में लेके आना और उन पर बात करना, ये आज की तारीख में लेखकों का दायित्व बनता है। ये प्रेमचंद
अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहते भी हैं। तो और उसके जी, पहले आप देखिएगा कि तिलिस्मी साहित्य लिखा जा रहा था, अय्यारी साहित्य लिखा जा रहा था, वगैरह वगैरह। प्रेमचंद और प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल दूसरे लोग, चाहे मुल्कराज आनंद हों, चाहे फिर बाद में तमाम सारे जो दूसरे लोग जुड़ते हैं, वो जनता के साहित्य की बात करते हैं। और इसलिए अगर आप देखिएगा कि प्रेमचंद ये कहते हैं कि साहित्य समाज के आगे चलने वाली मशाल है, वो केवल प्रतिबिंब नहीं है समाज का, तो आईना नहीं है केवल, वो मशाल है जो रास्ता दिखाएगी समाज को, जो उसको आगे ले जाने के बारे में बात करेगी। तो मुख्य तौर पर ये एक तरह से हम देखते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ के बनने से क्यों बना, वो हम देखते हैं कि इन 3-4 चीज़ों के आसपास बना, लेकिन उसके बनने से भारत के सांस्कृतिक जगत में, लेखन के जगत में एक बड़ा महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। हम लोग आमतौर पे क्रांतिकारी परिवर्तन को हर बार कह देते हैं। कोई बड़ी घटना होती है तो टीवी चैनल पे या अखबारों में ये कहा जाने लगता है कि क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। क्रांतिकारी परिवर्तन दरअसल बहुत रोज़ाना बरतने की चीज़ नहीं है। ये बहुत आसान नहीं होता है। क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब बुनियादी बदलाव होता है, चारित्रिक बदलाव होता है। और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के बनने के बाद से ये बदलाव बहुत स्पष्ट रूप से नज़र आता है। और इसलिए आप देखिए कि कुछ साल बाद ही भारतीय जननाट्य संघ इप्टा का गठन होता है और तमाम जो लेखक और कलाकार और रंगकर्मी, ये सब मिलकर के एक मुहिम पर निकलते हैं, एक यात्रा शुरू करते हैं, जो जनपक्ष की यात्रा होती है। इप्टा के गठन का समय वही था जो बंगाल के अकाल का समय था। बंगाल में हम जानते हैं कि 1940 के दशक में एक बहुत बड़ा अकाल होता है, और उस पर बहुत सारा रचनात्मक काम किया गया। मतलब जो काम ज़मीन पर किया गया, वामपंथी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के द्वारा, छात्र संगठनों के द्वारा, नौजवानों के द्वारा, वो तो किया ही जा रहा था। लेकिन बहुत सारा रचनात्मक काम हुआ। इप्टा एक बहुत महत्वपूर्ण फ़िल्म बनाता है, नाटक लिखा जाता है और वो नाटक पूरे बंगाल में किया जाता है। उससे जो राशि इकट्ठी होती है, वो अकाल पीड़ितों के सामने जाती है, अ, उनके पोषण के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये सारा काम जो है वो होना शुरू होता है। प्रगतिशील लेखक संघ आने वाले समय में 1936 से लेकर के 1947 तक उन तमाम सारी रचनाओं का एक तरह से वहाँ से निकलती हैं। चाहे गोदान देखिए, प्रेमचंद की जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है, या उसके बाद अनेक लोग जो हैं वो जुड़ते हैं और बहुत महत्वपूर्ण साहित्य सृजन करते हैं। तो ये सब जो है पृष्ठभूमि में है और बाद के दौर में तो बहुत महत्वपूर्ण लोग निकल के आते हैं जो प्रगतिशील साहित्य सृजन करते हैं। मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाऊँगा शैली जी, और मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछूँगा जो हमारे दर्शकों के लिए मददगार होगा, कि दरअसल जब हम प्रगतिशील लेखक होने की बात करते हैं, तो प्रगतिशील होने से हमारा क्या मतलब होता है? इसको हम कैसे देखते हैं? मैं यहाँ इस चीज़ को याद करना चाहूँगा कि प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना समारोह के अध्यक्ष और प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष प्रेमचंद जी ने जो अपना उद्घाटन भाषण दिया था, वो हमारे लिए एक प्रेरणास्पद दस्तावेज है। उसमें उन्होंने कहा था कि वैसे तो हर लेखक स्वभावतः बुनियादी रूप से प्रगतिशील होता है, लेकिन लेखक होने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। लेखक को अपने कद और गरिमा की रक्षा के लिए संवेदनशील होना चाहिए। प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े लेखक और जो भी लेखक ये दावा करता है कि वो प्रगतिशील है, जाहिर है उसको मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, वैज्ञानिक समझ और प्रगतिशील जीवन मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। जो भी हमारे समय के संकट हैं, उसका प्रतिरोध करने का उसमें संयम, साहस, विवेक होना चाहिए। उसकी तर्कशील
दृष्टि होना चाहिए, उसमें एक राजनीतिक चेतना होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह कि उसको अपने लेखक की गरिमा के लिए शैली जी का संपर्क टूट गया है, तो हम लोग इस बातचीत को जारी रखते हैं। तो मूलतः प्रगतिशील लेखक होने का जो मतलब हम बात करते हैं वो यही है कि जो लेखक समाज को प्रगति की तरफ ले जाए, जो लेखक भविष्य की बात करे, जो लेखक मनुष्यों के बीच में बंधुत्व की बात करे, जो कास्ट, क्लास और जेंडर में न्याय की बात करे, जो सामाजिक न्याय की बात करे, और जो किसी भी तरह के अभिव्यक्ति पर होने वाले बंधन के खिलाफ आवाज उठाए, उसके खिलाफ लड़ाई लड़े, तो कुल मिलाकर के हम प्रगतिशील इसको मानते हैं। जो समाज में लोकतंत्र और बराबरी के लिए संघर्ष करे, या लोकतंत्र और बराबरी के लिए अपनी रचनाओं में शब्द लेकर के आए, अपनी रचनाएं उस तरह से तैयार करे, और समानता जो कि एक महत्वपूर्ण विचार है, जो 3 महत्वपूर्ण विचार हैं, समता, बंधुता और लोकतंत्र, इनके आसपास जो साहित्य सृजन करता है वो प्रगतिशील है। हम देखते हैं कि 2 तरह की प्रवृत्तियां समाज में आमतौर पे दिखाई देती हैं। एक प्रवृत्ति जो है, जो कि रचनात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत अल्प संख्या में है, जो समाज को पीछे ले जाने की बात करती है। दुर्भाग्य से, संयोग से ये प्रवृत्ति राजनीति में बहुत मजबूत है, और राजनीति में मजबूत होने की वजह से समाज में उसका एक बड़ा जनाधार भी बनता हुआ दिखाई देता है, जो समाज को पीछे ले जाने की बात करते हैं, जो अतीत के गौरव की, जो समाज को किसी न किसी बहाने बांटने की बात करते हैं, जो वैमनस्य फैलाने की बात करते हैं, जो धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पर और अनेक अनेक नस्ल के आधार पर लोगों के बीच में विभाजन करने की कोशिश करते हैं, वो प्रगतिकामी हैं, प्रगति विरोधी हैं। और जो लोग समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं वो प्रगतिशील लोग, प्रगतिशील लेखक हैं। तो हम और सबसे अच्छी बात यह है कि जी लोग कहते हैं कि हम प्रगति के पक्ष में हैं। कोई ये नहीं कहता। जी जो लोग प्रगति के विरोध में हैं, वो भी आमतौर पे जी अपने आप को प्रगति विरोधी नहीं कहते, क्योंकि ये जी बहुत मुश्किल है। वो अपने आप जी को अन्य-अन्य तरीके से ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि वो दरअसल सच्ची बात कह रहे हैं, वो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन वो होता नहीं। जी कोई भी ये कहना नहीं चाहता कि मैं दक्षिणपंथी हूँ। आज देखिए इतना बड़ा वर्चस्व है समाज में, राजनीति में इन ताकतों का, लेकिन ये नहीं कहना चाहते कि दक्षिणपंथी है। वामपंथी अपने आप को गर्व से वामपंथी कहते हैं, जबकि संख्या में बहुत कम है। विक्टिमाइजेशन के खतरे हैं, उनके ऊपर अत्याचार है, उनका दमन है, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को रोका जाता है। जी लेकिन वो गर्व से कहते हैं कि हम वामपंथी है, पर दक्षिणपंथी गर्व से नहीं कहते, छुपा के जी कहते हैं। छुपा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप जी अपनी बात को जारी रख सकते हैं शैली जी। नहीं नहीं, मैं वो आज मेरा लिंक बार बार टूट रहा है, तो लिंक अगर टूट जाए तो आप उस बात को कंटिन्यू करते जाइए। मैं आपको एक घटना बचपन की बताता हूँ कि मैं जब 20-22 साल का था, तो भोपाल के एक बड़े प्रख्यात लेखक थे, प्रोफेसर अक्षय कुमार जैन, जो स्वाधीनता सेनानी भी थे। मैं चूंकि लिटरेचर का छात्र हूँ, मेरा साहित्यिक मुख्य परिदृश्य था, तो मैंने उनसे पूछा कि सर, क्या एक लेखक को राजनीति में आना चाहिए? तो अक्षय जी ने कहा, बिल्कुल आना चाहिए। अगर लेखक में क्षमता है तो उसको राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक चेतना से लेखन और साहित्य दोनों की डिग्निटी बढ़ती है। राजनीति से साहित्य समृद्ध होता है, और साहित्यिक मूल्यों से राजनीति समृद्ध होती है। तो मैंने पूछा, सर फिर लेखक को कौन सी राजनीति में और किन जीवन मूल्यों के साथ आना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अगर लेखक को राजनीति में धंधा करना है, तो दक्षिणपंथी मंच है, और दक्षिणपंथी पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियां हैं। अब उनका नाम क्या लें, आप खुद ही जानते हैं। लेकिन अगर लेखक अपने लेखन के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से इस
दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है, तो उसको प्रगतिशील लेखन के साथ, प्रगतिशील साहित्यिक मंच के साथ और वामपंथी राजनीति में आना चाहिए। इससे ही अगर लेखक कुर्बानी देने का मादा है, अगर लेखक में हमारे संकटों का प्रतिरोध करने का मादा, तर्क और विवेक, साहस है, तो उसको निश्चित रूप से प्रगतिशील लेखक संघ और वामपंथी राजनीति के साथ आना चाहिए। तो इस जीवन को सार्थक करने के लिए मैं प्रगतिशील लेखक संघ का मेंबर बना और मैं अक्सर कहता हूं कि मैं मूलतः साहित्य का छात्र हूं और राजनीति मेरे साहित्यिक दायित्व का विस्तार है। तो एक लेखक के रूप में अपने साहित्यिक दायित्व का विस्तार करने के लिए मैं वामपंथी शक्ति राजनीति में हूं, लेकिन मेरी बुनियाद प्रगतिशील लेखक संघ है, क्योंकि प्रगतिशील लेखक संघ की कार्यशालाओं में शामिल होते हुए, प्रगतिशील लेखक संघ के तो हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि एक ग्लोरी तैयार हुई, एक बहुत महत्वपूर्ण समूह तैयार हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ, इप्टा और इन सब के साथ कौन नहीं था भारत की आज़ादी और उसके अगले 40 साल तक जो देश में बड़ा लेखक हो, जिसको जनता का सम्मान हासिल हो और जो प्रगतिशील लेखक संघ या प्रगतिशील मूल्यों के साथ ना हो। प्रेमचंद से शुरू करते हैं, सज्जाद जहीर, राहुल सांकृत्यायन, मुल्कराज आनंद, भीष्म शाहनी, बलराज साहनी, हम यहाँ बात करें तो हरिशंकर परसाई, ऐसे तमाम सारे लोग पूरे देश में अगर हम देखें, हम लोग हिंदी की आमतौर पे बात करते हैं, लेकिन हिंदी के इतर जो भाषाएं हैं देश भर की, तमाम सारे महत्वपूर्ण लेखक प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़े रहे। आज के समय में अगर हम बात करें कि चुनौतियां हमारे सामने क्या है, तो देखिए, लेखक के सामने दरअसल वही चुनौती होती है जो समाज के सामने होती है, और आज हमारे समाज के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि समाज को बुरी तरह से धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं समाज को के विभाजन के, और इतना विभाजन समाज में हम ज्ञात इतिहास में आज के पहले कभी भी नहीं था जितना आज दिखाई देता है। तो इस विभाजन को खत्म करना, लोगों के बीच में बंधुत्व को स्थापित करना, लोगों को एक लोग इससे बाहर निकल करके अपने एक सुखमय भविष्य के लिए, मनुष्यता की मुक्ति के लिए प्रयास कर पाए, कोशिश कर पाए, मुझे लगता है कि लेखकों के सामने आज यही चुनौती है। और इसके लिए समाज का लोक शिक्षण करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर हम दुनिया भर में देखें, जिनको हम बड़ा लेखक मानते हैं, जिनको हम समय के परे जाने वाला लेखक मानते हैं, उन्होंने ये काम किया है, चाहे वो टॉल्स्टॉय हों, चाहे वो गोर्की हों, चाहे वो ब्रेख्त हों, चाहे वो और भी तमाम सारे लोग। लैटिन अमेरिका में कितने महत्वपूर्ण और महान लेखक हुए हैं जिन्होंने अपने समाज को तैयार किया है एक बड़े सामाजिक और प्रगतिशील बदलाव के लिए। वो काम भारत में आज लेखकों को करने की जरूरत है, जो कि अभी तक किया जाता रहा है। प्रगतिशील लेखक संघ के साथियों के द्वारा भी, प्रगतिशील जनवादी लेखकों के द्वारा भी वो काम किए जाने की जरूरत है। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो आज करने की जरूरत है वो है कि साहित्य को पॉपुलराइज करना। पढ़ने की आदत नए समाज में, नई पीढ़ी में, नई जनरेशन में लगातार खत्म हो रही है। किताबों को बरतना, वो सब कमजोर हुआ है। तो किस तरह से नई पीढ़ी को साहित्य के साथ जोड़ने की जरूरत है, वो एक महत्वपूर्ण दायित्व यहाँ पर दिखाई देता है। और तीसरा महत्वपूर्ण दायित्व है कि नई तरह की चुनौतियां आ रही हैं। सोशल मीडिया का एक दौर आया है और उसने बहुत सतही, बहुत फौरी, बहुत रोज बेरोज लिखी जाने वाली चीजों को बढ़ावा दिया है। लेकिन जो असली सवाल पर
रचनात्मक लेखन होता है, जो बड़े सवालों को डील करता है और जिसकी वजह से बड़े परिवर्तन के लिए समाज को तैयार किया जाता है, वो दिखाई नहीं देता। एक नया जो पूरे समाज के सामने एक नई चुनौती पेश हुई है, वो है कृत्रिम मेधा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, लोग लिख रहे हैं, लोग बड़ी-बड़ी चीज़ें लिख रहे हैं, कविताएँ लिखी जा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहानियाँ लिखी जा जी, रही हैं, और वो जी, हमारे सामने एक बड़ा संकट है कि जो मनुष्य की असली मेधा है, जो मनुष्य का असली विचार है, उसको बचाए रखना। क्योंकि ये जी, सिर्फ एक लेखक की लेखनी को बचाने की बात नहीं है, ये दरअसल जी, मनुष्यता की मेधा को बचाए रखने की बात है। जी, और हम यहाँ जब ये बात कह रहे हैं, तो हम पीछे जाने की बात नहीं कह रहे हैं। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम तकनीक के खिलाफ हैं या हम विज्ञान के खिलाफ हैं। प्रगतिशील होना ही विज्ञान के समर्थन में होना है, और प्रगतिशील लेखकों ने विज्ञान के हक में हमेशा से आवाज़ उठाई है। लेकिन विज्ञान और तकनीकी के फ़र्क को समझना और मनुष्यता की मेधा को बचाना, मनुष्यता की रचनात्मकता को बचाना, वो एक बड़ा काम है जो आज लेखकों के सामने है। शैली जी, जी, हम लोग आपकी गैर मौजूदगी में दरअसल आज के समय में मौजूद चुनौतियों पर बात करना शुरू कर जी। चुके हैं। नहीं, तो आपने आप ठीक अगर इस कहा। आप बात मेरा में लिंक जोड़ें। बार-बार टूट रहा है, आप अपनी बात पूरी कीजिए और मैं चाहूँगा कि आप अपनी 3, 4, 5 कविताएँ भी सत्यम जी इस मौके पे सुनाइए, जो एक प्रगतिशील लेखक क्या होता है, इसको अभिव्यक्त करती हैं, उसका सोच क्या होता है। आपकी कविताओं का स्वागत है। जी, सत्यम जी। जी, तो कविताएँ हम लोग, मुझे लगता है ये चुनौतियाँ जो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रगतिशील जी, लेखक संघ या लेखकों के सामने आज की चुनौतियाँ हैं, उस पर अगर जी। आप अपनी बात संक्षेप में रखें, और फिर कविताएँ आप शुरू कीजिए और फिर मैं सुनाऊँगा। जी, जी, अभी हमारे पास देखिए, वक़्त है। मेरा लिंक बार-बार टूट जाता है, अगर टूट जाए तो आप अपनी बात पूरी कीजिए। अभी अपने पास 6-7 8 मिनट का हुँ। चुनौतियों के संदर्भ में जब हम बात कर रहे थे, शैली जी अभी आएँगे तो उनके साथ हम इस बात को और आगे बढ़ाएँगे। लेकिन एक बात जो लगती है इतनी सारी चीज़ों के साथ, एक महत्वपूर्ण काम है कि युवाओं को साहित्य के साथ जोड़ना। क्योंकि युवाओं के सामने बहुत सारे संकट हैं, और हमें नहीं लगता कि कभी भी भारतीय युवा इतने अनिश्चितता के माहौल में था। आज शिक्षा का संकट उसके सामने है, पूरी तरह से निजीकरण शिक्षा का जिस तरह से हुआ है, कोई युवा मनचाही शिक्षा हासिल कर पाएगा कि नहीं, उसे नहीं पता। वो रोजगार के संकट में है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, और उसको रोजगार चाहिए क्योंकि अ, असुरक्षा आर्थिक और सामाजिक इतनी ज़्यादा है कि उसको कुछ भी करना है। तो ऐसे समय में बहुत सारे युवा, ज़्यादातर युवा साहित्य पढ़ने से, उसका आस्वादन करने से और लेखन से दूर हुए हैं। किताबों से दूरी बनी है, पुस्तकालय पर लोग नहीं जा रहे हैं, कम जा रहे हैं। लेकिन एक नई पीढ़ी तैयार हुई है जो लिखती भी है, पढ़ती भी है, लेकिन उसकी अलग उम, रुचियाँ हैं। एक नए तरह का साहित्य तैयार हो रहा है, जिसमें बहुत जनपक्ष नहीं नज़र आता। वो बहुत रूमानी भी दिखता है, बहुत सतही भी दिखता है। तो ऐसे साहित्य या तो नहीं साहित्य में युवा आ रहे हैं, या आ भी रहे हैं तो वो उस तरह के साहित्य में जा रहे हैं, जो कि बहुत जनपक्षीय नहीं दिखाई देता है। तो एक बड़ी चुनौती ये है कि युवाओं को कैसे साहित्य के वास्तविक पक्ष से जोड़ा जा सके। इसके लिए उनके साथ लगातार संवाद करना, उनकी रचनाओं के साथ बात करना, उनके साथ जैसे हमारे बहुत सारे साथी किया करते थे। कमला प्रसाद जी का उदाहरण कई बार साथी लोग देते हैं। तो ऐसे एंगेज करना युवाओं के साथ और उनको जोड़ना, ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है जिसको हमें अपने स्तर पे देखने की ज़रूरत है। एक जो बात
जहां से हम शुरू करते रहे हैं बात को कि 1936 में जब प्रगतिशील लेखक संघ का गठन हुआ तो दुनिया फांसीवाद के मुहाने पर थी। पूरी दुनिया में, इटली में और जर्मनी में खास तौर पर जो फांसीवाद आया था, उसकी वो कैसे पूरी दुनिया में प्रभावित कर रहा था और दुनिया भर के जनपक्षीय राजनीति कर्मी, संस्कृति कर्मी, लेखक, कलाकार, नाटककार, फिल्मकार इकट्ठे हो रहे थे और फांसीवाद का प्रतिरोध कर रहे थे। आज वो जरूरत एक बार फिर से नजर आती है। आज दुनिया में अनेक जगहों पर और खासतौर पे हमारे देश में भी फांसीवाद और उस फांसीवाद की तरफ रुख करने वाली शक्तियां जो है वो बहुत दिखाई देती हैं, सत्ता में नजर आती हैं। तो ये इसका प्रतिरोध करना फांसीवाद का, ये भी हमारे समय में लेखकों की, कलाकारों की, संस्कृति कर्मियों की एक बड़ी जिम्मेवारी है। तो ये जो जिम्मेवारियों का सवाल हमारे सामने नजर आता है वो काफी विस्तारित है और मुझे लगता है कि इस पर हमें हमारे तमाम साथियों को सोचने की जरूरत है। जी हाँ, तो मैं चाहूंगा आप अपनी एक दो कविताएं, सत्यम जी, चूंकि 3-4 मिनट का है समय, आप एक दो कविताएं सुनाइए और मेरा रंग टूट जाता है उसको फिर आप समअप भी कर दीजिए। जी, आपका तो स्वागत है, दो कविताएं सुनाइए। जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप सुनाएंगे कविता अगर, तो बेहतर होगा, क्योंकि आ, मतलब जब तक आप नेटवर्क में हैं तब तक आप सुना दीजिए, उसके बाद फिर मैं कर दूँ। जी जी जी, मैं एक छोटी सी कविता है, सवाल तो होगा ही, सवाल तो सॉरी। होगा ही, 100 साल बाद भी हम रहें ना रहें, सवाल तो होगा ही। जब सत्तारूढ़ हो गए हत्यारे, लुटेरे लूट रहे थे दुनिया, हत्यारों के निशाने पर थे तर्क और न्याय की बात करते लोग। जब मारे जा रहे थे नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश, जब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी धर्मांधी भीड़, जब युद्धोन्माद ही आधार था देशभक्त साबित होने का, तब ऐसे कितने ही मुद्दों से जूझे या बचते रहे हम। कब किसके साथ, कब किसके साथ, कहाँ खड़े रहे हम, क्या लिखा, क्या कहा, क्या करते रहे हम, 100 साल बाद भी सवाल तो होगा ही। और मैं समझता हूं कि प्रगतिशील लेखक संघ के लोग, प्रगतिशील लेखक लोग इस सवाल से जूझने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वो इन सवालों का सामना कर रहे हैं, वो प्रतिरोध करते हुए अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सत्यम जी आप अपनी एक दो कविताएं प्रस्तुत करें और लिंक टूट जाता है तो उसको समर्पित कर दें। आपका स्वागत है। जी, सत्यम जी। एक एक गजल है। जी आह असर होने तक बैठो, जी जुल्फ के सर होने तक बैठो। जी आह असर होने तक बैठो, जुल्फ के सर होने तक बैठो। अंधियारा इतना गहरा है, अंधियारा इतना गहरा है, आज सहर होने तक बैठो। वाह अभी खुमारी आने को है, जाम जहर होने तक बैठो। वाह छिप कर बैठो पहलू में और, छिप वाह। कर बैठो पहलू में और, खोज खबर जी होने तक बैठो। वाह क्यों करते हो हक की बातें, क्यों करते हो हक की बातें। जोर जबर होने तक बैठो, आह वाह। असर होने तक बैठो, क्या, जुल्फ के सर वाह होने तक बैठो। वाह, क्या, और एक सुनाइए। छोटी वाह। कविता और है। जी क्रांतियां इतवार को नहीं, जी मुहूर्त देखकर नहीं होता प्रेम, जी। अलार्म सुनकर बारिशें नहीं बरसती, वाह। कैलेंडर की सुविधा से नहीं बढ़ते पेड़, जी इतिहास की गति निश्चित नहीं होती पेंडुलम की जी। मानिंद। वाह। सब कुछ नहीं होता सबके लिए, जी समाज लोकल ट्रेन की तरह नियमों का पाबंद नहीं होता। वाह। जिंदगी ने जिन्हें बनिया बना दिया, उन्हें जिंदगी के सारे सुख मुबारक। क्या। घर से काम और काम से घर, वे नियमों से जी चलते रहें, क्रांतियां उनके जी। लिए इतवार को नहीं होंगी। क्या, वाह, क्या बात, वाह, जी। क्या बात। जी, एक आध कविता और सुनाइए। जी एक कविता और सुनाता हूँ, छोटी कविता जी है। शांति। जी जी शांति। जी इस शहर में आजकल मुकम्मल शांति है, जी पूरे इत्मीनान से बनाई जा रही है दंगे की योजना। जी उस गांव से जी अभी पिछले हफ्ते उस गांव जी में अभी पिछले हफ्ते जला दी गई है दलितों की बस्ती। स्थितियों का तनाव कब का खत्म हुआ,
सब कुछ नियंत्रण में है, एकदम शांति है। पड़ोस के राज्य में हाल ही में हुआ है एक आतंकवादी हमला। कुछ लोग मारे गए हैं और कुछ पहचान लिए गए। शांति कायम कर दी गई है। ये घटनाएं तो खैर हमेशा ही होती रहती हैं। शांति के साथ इनसे कभी खतरे में नहीं पड़ती शहर की शांति। जी। एक और कविता है, आज्ञप्ति जारी हो गई है। आज्ञप्ति जिसकी कोई विज्ञप्ति नहीं है, बस व्याप्ति है। बेशक नहीं हुआ है कोई अध्यादेश, किसी विधानमंडल में पारित नहीं हुआ कोई विधेयक, न कोई अधिसूचना प्रकाशित हुई है राजपत्र में, लेकिन सूचना सबको है। सबको पता है कि क्या हो रहा है। तो साथियों, ये था आज का लाल सलाम कार्यक्रम। जो भी साथी इसको देख रहे थे, इस कार्यक्रम को, उन सभी को हमारा अभिवादन। आज का यह कार्यक्रम, आज का यह एपिसोड प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी साथियों को हमारा अभिवादन। आपसे आग्रह है कि आप अपनी राय, अपने सुझाव, अपने विचारों से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम।